Cell. Why cells are called the fundamental unit of life? Why it is called the basic structural and functional unit of life? तो हम लोग इसको देखते हैं, जैसे कि अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा हो, उसका तो पूरा स्ट्रक्चर एक सेल पे ही डिपेंड करता है, वही सेल उसको स्ट्रक्चर देता है। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का तो पूरा स्ट्रक्चरल यूनिट उसका सेल ही है, ठीक है। और उसके सारे जो लाइफ फंक्शंस हो रहे हैं, लाइफ प्रोसेस के जितने भी फंक्शन है, न्यूट्रिशन का, रिप्रोडक्शन का, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का, जो भी जितना भी प्रोसेस हो सकता है न्यूट्रिशन में, जैसे आपका जानते हैं आप लोग कि न्यूट्रिशन में आपका सबसे पहले इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद एसिमिलेशन और फिर अंततः एक्सक्रीशन होता है। तो इस तरीके से एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के शरीर में तो सारा प्रोसेस एक सेल में ही होता है, तो उसका एक सेल ही उसका बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अब जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि ह्यूमंस, जैसे कि प्लांट्स, जैसे कि आपके दूसरे हर्बीवोर ऑर्गेनिजम्स, कार्निवोर ऑर्गेनिजम्स, इन सब जीवों में जो आप जानते हैं कि सेल्स कंबाइन होकर के टिश्यू बनते हैं, टिश्यू कंबाइन होकर के ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन कंबाइन होकर के ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन करके एक ऑर्गेनिजम्स के पूरे लाइफ प्रोसेस को चलाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जैसे टिश्यू है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, और आपके जो ऑर्गन्स हैं जैसे लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, और आप ये सब टिश्यूज ऑर्गन्स को बनाते हैं, ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का नर्वस सिस्टम। तो इस तरीके से आपके अलग अलग सिस्टम्स को बॉडी में आपके सेल्स ही चला रहे हैं, सेल्स के जरिए ही टिश्यू काम कर रहा है, टिश्यू के जरिए ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के जरिए ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के जरिए एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर बॉडी डिजाइन में भी हम लोग देखते हैं कि सेल्स के वजह से ही उनका स्ट्रक्चर और सारे फंक्शंस को वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कर पाते हैं। अब सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग शेप और अलग अलग साइजेस के होते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं जो ऑस्ट्रिच एग सेल है वो लार्जेस्ट नोन सेल है, वो सबसे बड़ा सेल है। ऑस्ट्रिच का अंडा दुनिया का सबसे बड़ा सेल कहा जाता है। उसके बाद आप जानते हैं सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा जो है वो आपका सबसे स्मॉलेस्ट सेल जाना जाता है। आप जानते हैं ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा, और इसके अंदर आप देख सकते हैं इसका सेल वॉल होता है साइटोप्लाज्म। और उसी तरीके से आप जानते हैं ह्यूमंस के अंदर जो सबसे बड़ा सेल होता है उसका नाम नर्व सेल है, वो लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में। और नर्व सेल जो होता है वो एक स्टार शेप्ड सेल है विथ अ टेल। आप लोग जानते हैं नर्व सेल में डेंड्राइट, उसका एक्सॉन, उसका सेल बॉडी, उसका माइलिन शीट, नोड ऑफ रैनवियर, साइनैप्सेस, एक्सॉन टर्मिनल, इन सभी का फंक्शन आप लोग आगे चल के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे कि डेंड्राइट से सिग्नल एक्सेप्ट किया जाता है और कैसे फिर साइनैप्सेस से जंप होकर के वो सिग्नल दूसरे नर्व सेल में पहुंचता है। अब आप जानते हैं सबसे छोटा सेल जो है हमारे शरीर में वो ब्रेन स्टेम सेल ग्रैन्यूल सेल है। ब्रेन में हमारे स्टेम सेल जो हैं वो सबसे छोटे सेल्स हैं हमारे बॉडी में, और अलग अलग शेप और साइजेस के सेल्स होते हैं। जैसे आरबीसी आपका स्फेरिकल होता है, जो स्पर्म सेल होता है वो एक ऐसा सेल होता है जो कि उसका आगे वाला पोर्शन में हेड होता है और पीछे में टेल होता है। आपका ह्यूमन एक सेल सर्कुलर होता है। आप अब देखते हैं कि डिफरेंस क्या है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। हम लोग एक एक करके सारे डिफरेंस को डील करेंगे। सबसे पहला डिफरेंस तो उनके स्ट्रक्चर में ही है कि प्लांट सेल आपका रेक्टेंगुलर है और एनिमल सेल आपका सर्कुलर है। दूसरा डिफरेंस अगर आप देखें तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होता है जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लांट सेल के वाक्यूल्स बड़े होते हैं और एनिमल सेल के वाक्यूल्स छोटे होते हैं। प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो जनरली शिफ्टेड होता है साइडवर्ड, लेकिन एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंट्रल पोजीशन एक्वायर करता है। और एनिमल सेल में एक ऑर्गेनेली ऐसा है जो कि प्लांट सेल में नहीं है और वो है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम में सेंट्रियोल्स होते हैं और ये बस एनिमल सेल में पाए जाते हैं। ये सेंट्रोजोम डिवीजन के दौरान स्पिंडल फॉर्मेशन में मदद करते हैं।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक प्लांट सेल में जो सेल वॉल है, वो सेल वॉल में वो उसका प्रोटेक्शन करता है, सेल का रिजिडिटी देता है, सपोर्ट देता है। जो वाक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल में, वो वाक्यूल्स स्टोर करते हैं अपने अंदर सेल सैप, फूड, वाटर, इन सभी चीजों को। अब हम लोग देखते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेलीज जो है वो कॉमन है। जैसे कि आपका सेल मेम्ब्रेन कॉमन है दोनों में, लाइसोसोम कॉमन है, न्यूक्लियस कॉमन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी, ये सब कॉमन फीचर्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी दोनों में ही पाए जाते हैं। ये सेंट्रोसोम जो है, ये केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। अब एक एक करके हम लोग सबका फंक्शन को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा सेल ऑर्गेनली कौन कौन सा फंक्शन कर रहा है। जैसे आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कि हम लोग साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग जानते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल भी जाना जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, वहीं पर आपका ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होता है। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों रिएक्ट करते हैं तो CO2, H2O और 38 ATP एनर्जी बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है। आप जानते हैं कि प्लास्टिड्स के अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये तीनों पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है, क्रोमोप्लास्ट जो आपके कलर्ड पिगमेंट है जैसे रेड, येलो, ऑरेंज, ये सब कलर्स। फिर से आपके ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस पिगमेंट है। उसके बाद फिर हम लोग जानते हैं कि लाइसोसोम, जो कि सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। ऐसा क्यों उसे कहते हैं? लाइसोसोम्स के अंदर आप जानते हैं कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि जब लाइसोसोम रप्चर करता है तो वो एंजाइम्स पूरे सेल में स्प्रेड हो जाते हैं और सारे सेल ऑर्गेनेलिस को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और इस तरीके से वो पूरा का पूरा सेल मर जाता है। द सेल डाइज बिकॉज ऑफ डाइजेशन बाय द एंजाइम्स